पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको देख ही रहे होंगे कि हमारे बगल में फिर से आज रितेश हैं। रितेश इसलिए जरूरी हो गए हैं कि ये बांकीपुर का चुनाव आप सोच रहे होंगे कि एक विधानसभा है जिसका उपचुनाव होना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, भाजपा तो जीत ही जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आप जो देख रहे होंगे उससे आप कहीं ना कहीं विचलित हो रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या, क्योंकि पूरा पटना एक बांकीपुर चुनाव के चलते या बांकीपुर चुनाव के बीच में जिस तरह से आंदोलित रहा, जो पूरा पूरा देखने को मिला कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर दौड़ाए जा रहे थे, यहां तक कि छात्र आंदोलन के लिए उतर गए थे, कई पत्रकार साथी पिटाए हैं, हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया था। पत्थर चला था। वो तो आपकी बात तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि हमारे यहाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से निकल करके अलग अलग संस्थानों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कई लोग आज बड़ी बुरी तरह से घायल हुए हैं। आर्यन की तो स्थिति बहुत खराब है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया, हालांकि उसकी हालत अभी ठीक है, मेरी बातचीत हुई है। संजोग से ऐसा हम लोग पैक हो गए आज विधानसभा के अंदर कि न बाहर कोई निकल पा रहा था, ना अंदर कोई जा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग विधानसभा से निकले और कई लोगों से मिलना जुलना था, वो काम करते हुए सड़कें पूरी भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। आपको मैं बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस रहने के बावजूद जो नजारा हमने देखा है वो एक अलग नजारा था। उसकी चर्चा तो हम करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि एक एक मोहल्ले में 202 विधायक, उनमें से जो अलग अलग पार्टियों के हैं वो सभी मिशन पे लग गए हैं। एनडीए गठबंधन का एक एक विधायक, चाहे वो मंत्री हो, जो भी हो, जितने पदाधिकारी हैं वो सब सड़कों पे हैं। एकमात्र सीट को जीतने और हारने की जो जंग चल रही है, उस जंग में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते पूरी एनडीए गठबंधन जो है वो परेशान है। मैं आपको बताऊं कि एक बड़े नेता ने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग बांकीपुर जीत रहे हैं, और इस पूछने में जो पुट था वो कुछ अलग कहानी कह रहा था। मैं ये भी बताऊंगा कि जब वो लोगों से मिल करके आगे बढ़ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम रितेश से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज फिर सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक जब ये खबर हम कर रहे हैं, मतलब कल की बात मैं बता रहा हूं कि कल पूरे दिन रात के 10-11 बजे तक ये लोगों से मिलते रहे, घूमते रहे, लोगों से पूछते रहे, क्या क्या पूछा, क्या क्या हुआ, लोग क्या कह रहे हैं, उसी से शुरुआत करेंगे। अपनी बात में मैं रखूंगा कि आज क्या क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना मैं दे रहा हूं कि आप किसी तरह से बच करके चले आए। तो आज मैं बता नहीं सकता। जब पत्थरबाजी हुई तो ये कवर कर रहे थे कांग्रेस कार्यालय के पास। उससे पहले ये कांग्रेस कार्यालय में गए थे। जैसे इनको जानकारी मिली कि कांग्रेस के कार्यालय के पास तक आज पहुंचने वाले हैं भाजपा के नेता, क्योंकि वो दिल्ली वाली बात जो है, दिल्ली में जब प्रधानमंत्री के घर को घेरे तो वो कांग्रेस कार्यालय घेरने निकले थे। और उसमें क्या कुछ हुआ, जब ये अंदर से बाहर आया, जब भाजपा के लोग वहां पहुंचे, उसमें से कई तस्वीरें विचलित भी करने वाली हैं। उन तस्वीरों को हम कवर करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज उतरे हुए थे। नितेश, जब आप पहुंचे तो पहले तो आप कांग्रेस के लोगों से आपने बातचीत किया, उसके बाद भाजपा के लोग पहुंचे। मैं चाहूंगा कि पूरी स्टोरी जो अपनी आंखों से आपने देखा और कैमरे में जो कैद किया वो आप बताएं। मैं बहुत थोड़ा सा पे करेक्शन करना चाहूंगा। मैं पहले भाजपा लोगों के साथ था, मतलब उनको कवर कर रहा था, क्योंकि विरोध मार्च निकलना था। विरोध मार्च के ही लिए बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे जी, संजय सरावगी, संजय सर, और तमाम बड़े बड़े नेता भी आए हुए थे, और वो कूच कर दिए प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय की बिल्डिंग की ओर। अब क्या हुआ कि मैं इन लोगों को कवर करते हुए इन लोग के साथ साथ जा रहा होता हूँ।
उसके बाद अचानक से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ आती है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश के तहत, मैं आपको बोल सकता हूँ कि सबको पता था कि ये होने वाला है, वो लोग आएंगे, सब पत्थर पत्थर ईटा ढेला, जो टमाटर अंडा सब फेंका गया, सब मैंने कवर किया है, आप देखेंगे वीडियो पे। एकदम से मतलब होता है ना पथराव, एकदम भयंकर कौतूहल और भयंकर लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाता है। और उसी बीच में जब रिकॉर्ड करना होता हूँ तो फिर मुझे भी पत्थर एक आगे लगता है, आप वो भी वीडियो में देखिएगा। आस पास में एकदम जैसे लगता है कि सब भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो एकदम खून के प्यासे हो गए हैं। बिल्कुल, मैं उसको अभी डिस्क्राइब ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आप जब वीडियोस देखिएगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। मतलब मेरे लिए तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही ब्रॉडर वे में मैंने जितना हो सका मैंने कवर किया, वो आप को भी मैंने दिखाया। ये एक पक्ष है जहां आपने देखा कि एक तरफ जहां चुनाव के रैलियां चल रही हैं, लोग कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो घटना हो रही है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल नहीं है अभी, जो बांकीपुर का इसकी स्थिति है, उस स्थिति में कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया है। न तो वो ज्यादा आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ घूम रही है, न सपोर्ट में ऐसी कोई बात कह रही है जिससे कि मिर्ची लगे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद ये जो रिएक्शन था भारतीय जनता पार्टी का, वो था कल जो राहुल गांधी और दिल्ली में हुआ है, प्रधानमंत्री के घर को घेरने की जो साजिश, माने जो उसमें घेरने के लिए लोग प्लानिंग थी, जो वहां पहुंचे लोग, उसका जो कहा जाता है जवाबी कार्रवाई जो पटना में हुई। हालांकि इसकी जरूरत पटना में नहीं थी, अगर इतना ही इन लोगों को करना था तो ये चले जाते राहुल गांधी का घर घेरते, लेकिन चूंकि भी बांकीपुर में चुनाव है, सरकार में एनडीए है, तो लोगों को लगा कि यहां से मैसेज जो है बढ़ा जा सकता है। यानी सीधी तौर पे ये बात कह सकते हैं आप कि बांकीपुर चुनाव ने पटना के बाद दिल्ली तक को मैसेज दे दिया है, और दिल्ली भी हिली हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ तो ये चल रहा था, दूसरी तरफ दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस धरना प्रदर्शन का इंपैक्ट जो है अलग अलग राज्यों को छोड़ दीजिए, पटना में हुआ। यानी बिहार के गांधी मैदान, जहां पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ सेंटर पॉइंट कहा जाता है, पटना का हार्ट कहा जाता है गांधी मैदान को, वहां एक एक करके, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात। एक पत्रकार मित्र हमारे हैं, वो अपने घर से पटना सिटी से वो आते हैं, विधानसभा चूंकि चल रहा है, तो पटना सिटी से वो आते हैं, ऑटो से आते हैं। जब वो ऑटो से आ रहे थे तो 3-4 बच्चे जो हैं उनके साथ ऑटो में सफर कर रहे थे, और वो चर्चा इसी बात की कर रहे थे। कोई हाफ पैंट में था, कोई फुल पैंट में था, कोई ट्राउजर में था, और वो चर्चा इसी बात की कर रहे थे कि हम लोग गांधी मैदान चल रहे हैं और हम लोगों को कुछ नया करना है। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हैं, कुछ नया करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि नया तभी होता है जब सरकार के विरुद्ध एक माहौल बनना जाना हो। और पटना में, बिहार में यह माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। दिल्ली वाला जो हवा पानी है, हवा के साथ पटना में देखने को मिला पूरा। हालांकि ऐसे तो कई बार हुआ होगा, लेकिन मैंने जो देखा कि पूरा विधानसभा पुलिस ने घेर लिया। पटना के चप्पे चप्पे पर, मैंने बताया कि मुझे कुछ लोगों से मिलना भी था, कुछ लोगों को चोट लगी थी, उनसे भी मेरी बातचीत करनी थी, मुझे उनका हालचाल जानना था। कई हमारे मित्र थे, उन लोगों से बातचीत करनी थी, और जब ये बातें हमें जानकारी मिली तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। 4-5 पत्रकार मिलकर के हम लोग और लोगों से मिल रहे थे, हालचाल जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ। उसमें हमारे भी बच्चे थे, मैं आपके बारे में भी जानकारी लेना चाहता था। मुझे मालूम हुआ कि आप पत्थर आपके तरफ भी फेंका गया है। मुकेश चूंकि विधानसभा से निकल करके वो बाहर आ गए थे, उन्होंने जब सुना कि इस तरह की बात चली, और विधानसभा में भी पत्रकारों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आज पहला सेशन जो रहा विधानसभा का, उसमें पत्रकारों ने अपने माइक और बाकी जो मैंने बता ही दिया था सब कुछ रख दिया था, और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि वो आज कवर नहीं करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार की बात कही जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में मैंने देखा क्या कि जो गांधी मैदान के पास कवर करने के लिए पत्रकार गए हुए थे, जो मुझे जानकारी मिली है कि पत्रकारों को गोदी मीडिया कह करके कुछ रिनॉल्ड चैनल को, आप भी उसमें थे लेकिन आपके साथ इस तरह का व्यवहार कुछ नहीं हुआ। कहा, यहां तक कहा गया कि भारत लाइव बहुत ही जो खबर दिखाता है, भारत लाइव, वो खबर
किसी से बायस होकर के नहीं, ऑथेंटिक खबर होती है और बहुत खुल करके खबर करता है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है बताई और देखी गई, जिसमें मैंने मुकेश से भी बातचीत किया था और भी कई पत्रकार मित्रों से मैंने बातचीत किया हुआ। रितेश, जब आप इसको कवर कर रहे थे तो लोगों का रिएक्शन क्या था? लोग ये कह रहे थे कि ये गोदी मीडिया है और शायद इसी के कारण वो यूथ जो है वो मीडिया पर आक्रामक भी हो गए, जो कि सरासर गलत था। आर्यन, जिनको आपने भारत लाइव पे देखा होगा कई वर्ष पहले, उसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे जो आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, जो हमारे यहाँ से हो करके बड़े बड़े संस्थानों में गए हैं। बहुत तकलीफ हुई जब उन लोगों के बारे में सुना हमने कि उन लोगों के साथ क्या बताए, वो मैंने अजीब तरीके से मतलब उनके साथ व्यवहार किया गया। ये कहीं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जबकि कुछ तस्वीरें हमारे सामने ये भी आई है कि छात्र नेता जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कह रहे थे, लेकिन उसी के माध्यम से कुछ लोगों ने एग्रेसिव प्रदर्शन किया, पत्रकारों तक पर कहा जाए तो ईंटे पत्थर चलाए। ये कहीं से उचित नहीं था। पुलिस का भी जो रवैया था वो भी उचित नहीं था, लेकिन मामला तो हो गया। ये एक पक्ष था। हमने दूसरा पक्ष भी आपको बता दिया। तीसरा पक्ष है कि चुनाव प्रचार। कई चुनाव प्रचार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल आपको मैंने दिखाया था एक दिन पहले, विजय सिन्हा पूरा लाव लश्कर लेकर के, कई विधायकों को, कई विधान पार्षदों को लेकर के, सभी दलों के नेता जो एनडीए गठबंधन के हैं वो आए हुए थे। बिल्कुल वैसा ही आज भी हमने देखा कि कल शाम में काफी नेता फिर से उसी क्षेत्र में आए थे और उन्हीं लोगों के बीच में वोट मांग रहे थे। आप जहां गए थे, जिन लोगों का आपने कवर किया, उनमें से जनसुराज को कवर किया आपने, और आपने कवर किया भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को। भाजपा के कार्यकर्ताओं में ना बाबा जी एक अलग तरह का जोश दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब जिन लोगों से भी पूछता हूँ, जबान पे एकदम जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, एकदम होता है ना, एकदम जोश में लग रहा है। हाँ, सब पूरा एकदम जोशी वाला माहौल है। मतलब ये डर कार्यकर्ताओं में तो हाँ, जो कल हम बात कर रहे थे कि एक डर भी हो सकता है जिससे वो ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। में नहीं दिख रहा है ये, पता नहीं क्यों। मतलब अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं आप, मुझे नहीं पता, क्योंकि चुनाव का नतीजा तो 3 तारीख को आएगा। बिल्कुल। बट उससे पहले मैं जितना भी घूम रहा हूँ उन लोगों के साथ, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी की रैली भी अच्छी खासी सक्सेसफुल चल रही है। मैंने कवर किया, नीरज सिन्हा भी लग रहे हैं ठीक ठाक बोल ले रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता नजर आ रहा है। मैं उनका भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंटरव्यू, थोड़ा बहुत बाइट्स ले रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि जैसे ही ये विरोध मार्च निकलने वाला है, मैं तुरंत इस इवेंट को, जो कि वो बड़ा इवेंट था, मैं पहुंचा उधर, और उधर फिर मैंने बाकी सारी चीजें कवर की, आपको बताया ही। उसके बाद शाम में प्रशांत किशोर जी का, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे। संयोग से जब विधानसभा से मैं निकला, क्योंकि विधानसभा में तो अंदर आपको पता ही है कि गेट बंद हो गया था, जानकारी हमें मिली तो हम तुरंत निकल गए थे बाहर। बड़ी मशक्कत करने के बाद हम निकले, क्योंकि बैरिकेटिंग लगा दिया गया था, बांस से घेर दिया गया था, कोई अंदर आ नहीं रहा था, उसको तत्काल करके रखा गया था। लेकिन हम लोगों को निकलने का मौका मिल गया, हम निकल गए अपनी गाड़ी लेकर के। उसके बाद जब हम लोगों से मिलते जुलते हुए पहुंच रहे थे तो मुझे एक फोन आया कि आप मंदिर पहुंचिए। चूंकि आपको पता है कि सिद्धेश्वरी काली मंदिर बांसघाट में जो है, मैं उसका ट्रस्टी हूं, तो उसके नाते जब भी कोई वहां वीआईपी मूवमेंट होता है तो खबर जाती है। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां कई नेता पहुंचे, कई विधायक पहुंचे, जिनमें एलजेपी के भी विधायक थे, जदयू के विधायक थे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। वो सभी लोग पहुंचे और जहां कल विजय सिन्हा ने मार्च किया था, लोगों से वोट मांगे थे, उसी मोहल्ले में काली मंदिर के बगल से आप घुसिएगा तो उत्तरी मंदिर ही है, उस एरिया में पूरी तरह से कैंपेन कर रहे थे। और ये मुझे लग रहा है कि ये एरिया पूरी तरह से राजद का रहा है। हालांकि इसमें कायस्थों की संख्या भी ठीक ठाक है, सवर्णों की संख्या भी ठीक ठाक है। जो बाकीपुर का माहौल है वो पूरी तरह से मंदिरी, उत्तरी मंदिरी, दक्षिणी मंदिरी को ये करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पलड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का नीचे है और महागठबंधन का उठा हुआ है। शायद यही कारण है कि बार बार एनडीए गठबंधन के नेता इस क्षेत्र में आ रहे हैं। यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन इस बार यादवों में देखने को मिल रहा है कि वो अपने घर के ऊपर जो झंडा लगाए हुए हैं वो न तो राजद का है न भाजपा का है। और शायद यही वो कारण है कि बार बार आकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बार मूड मत बदलिए, जो कर रहे थे वो कीजिए। क्योंकि अगर, जो मुझे लग रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं जाता है, कोई बात नहीं, वोट राजद को अगर नहीं जाता है तो बात है, क्योंकि मुख्य टक्कर जो है वो प्रशांत किशोर से हो गया है। अगर राजद वाला वोट प्रशांत किशोर की तरफ स्विच करता है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप बड़ा मार्जिन कि समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खड़ी होगी। प्रकाश वीर थे, संतोष कुमार थे, ये सारे लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे और दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के झंडा तीनों एक साथ था, एलजेपी का भी झंडा था, जदयू का भी झंडा था और भाजपा का भी झंडा था, ये लोग कर रहे थे। आज लगता है कि जो घटना घटी, जो इसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने लोगों को देखने और समझने में लगे हुए हैं, इसलिए आज उस तरह के कोई नेता नहीं है। लेकिन कैंपेन आज भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो कि एनडीए समर्थित हैं, उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, वो पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लिया है। लेकिन यहां से अब मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा और ये जानना चाहूंगा कि जो मैं बात कह रहा था कि ये लड़ाई भाजपा बनाम राजद नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को तो भारतीय जनता पार्टी खेल खेल में जीत जा रही है, लेकिन लड़ाई का मूव जो है वो चेंज हो गया है। इस बार अचानक से एक ब्लास्टर आ गया है वैभव सूर्यवंशी की तरह, जो उतरता है धड़ाधड़ छक्का से ही शुरुआत करता है और छक्का ही मार करके सारा प्राइज लेकर के चला जाता है। वैसे ही प्रशांत किशोर आए हैं। अब प्रशांत किशोर पहली बॉल पे आउट होते हैं, छक्का मारते हैं, ये देखना अभी बाकी है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या प्रशांत किशोर उस टीम का हिस्सा है जो कॉन्टेस्ट करेगी, यानी कि 202 विधायक, बाकी के विधायक सब जोड़ करके 242 कर लीजिए और एक विधायक जो अभी नहीं है 243वां, क्या उसका हिस्सा बनेंगे और सदन में जाएंगे? इस बात को लेकर के अब परीक्षा है। आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर का कैंपेन आपने कवर किया, प्रशांत किशोर के कैंपेन में क्या कुछ हो रहा था, लोगों में किस तरह का माहौल था? देखिए, अगर मैं जन सैलाब की बात करूँ ना, मैं ये जरूर बोलता रहूंगा बार बार, मैं जब भी प्रशांत किशोर की किसी भी रैली में जा रहा हूँ, जन सैलाब मतलब पूरा एकदम होता है ना कि हुजूम तादाद, बहुत बड़े तादाद में लोग आए हुए हैं। फिर मैं इंटरव्यूज भी लेता हूँ लोगों का, तो सब लोग एक सुर में बोलते हैं भैया बदलाव चाहिए। अभी वार्ड नंबर 22 में मैं गया था, राजापुर पुल जिसमें रैली हुआ था, राजापुर पुल नाम जगह था और पूरा नाला ही था, पूरा एकदम बेकार सा नाला था। उधर आकर आधा घंटा से ज्यादा वो लंबा स्पीच देते हैं और वो बैक टू बैक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जन सैलाब बराबर आ रहा है। और उनके तो अभी नया नया ही कार्यकर्ता बने हैं, मतलब बहुत मुश्किल साल भर भी नहीं हुआ है अभी तो इनको, साल भर उनकी पार्टी को बने हुए हुआ और वो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था, उपचुनाव 4 सीटों का हुआ था, दूसरा चुनाव 2025 का, और ये तीसरा चुनाव जो है एकमात्र सीट का वो लड़ रहे हैं। अब इसके बाद चुनाव लड़ने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में खुद ही उन्होंने अपने आप को झोंका है प्रशांत किशोर ने, यानी कि इस लड़ाई को प्रशांत किशोर ने दिलचस्प बना दिया है और ये लड़ाई अब पूरे परवान पर, सवाब पर जिसको कहा जाता है वो है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है, न तो विकास के मुद्दे पर हो रहा है, न ये चुनाव नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पे हो रहा है, न ये चुनाव 12 साल के मोदी शासन पर हो रहा है। ये चुनाव विशुद्ध रूप से 3-4 मुद्दों पे हो रहा है। पहला तो ये छात्रों को लेकर के, छात्र आंदोलन को लेकर के हो रहा है। इसके बाद जो अपराध हैं उसको लेकर के। बाबा जी एक सेकंड मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। ये छात्रों की आपने बात की, मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है प्रशांत किशोर को। ये अभी जितने भी ये आगजनी, उपद्रव, जो भी चीजें हो रही है सब, कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव मूव रहेगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आंदोलन में बैठ चुके हैं, उसके हिस्सा बन चुके हैं। आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले वो छात्र आंदोलन में शामिल थे, गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे थे, जहां से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट जो है करने की जो प्रवृत्ति रही है प्रशांत किशोर की आम लोगों से, वो तो वो कर ही रहे हैं। आम लोगों में भी कल मैं आपका कई वीडियोस देख रहा था, छोटे छोटे क्लिप में देख रहा था, जहां प्रशांत किशोर या भारतीय जनता पार्टी कैंपेन करके निकलते हैं तो जो पीछे में बात होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेशक।
क्योंकि आप जब सामने होते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं, तब लोगों की बात क्या होती है, आप हाँ कहते हैं ना कहते हैं, वो अलग मैटर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ते हैं और तब लोग जो बात करते हैं, जो आप लोग भीतर से घुस करके जो पूछते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो बातें हम चूंकि कैमरे पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों की मर्यादा टूट रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कह पाते हैं। लेकिन भीड़ नहीं रहती है ना, बिल्कुल वो रॉ रिएक्शन होता है। तो ये मान के चलिए बांकीपुर की जनता बहुत हद तक, बहुत मायनों में संतुष्ट है वर्तमान से, अपने विधायक से संतुष्ट है जो अब तक काम हुआ है। कई लोग असंतुष्ट हैं, उस संतुष्टों की संख्या ज्यादा है, हालांकि असंतुष्ट भी हो सकते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। क्यों 51 लोग जो हैं 49 लोगों पे राज करते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब ऐसे में ये एक सीट और प्रशांत किशोर का वो बात बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं झकझोर रहा है। एक भी चूक रह गई, एक भी कहीं छोटा सा होल रह गया, मैं कल बता रहा था हाथी और चींटी वाली कहानी, तो ये आप मान के चलिए कि ये सब किया धराया पानी हो जाएगा। और प्रतिष्ठा जो सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जाएगी। ये तय हो जाएगा कि बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, और विपक्ष के पास एक हेतु मिल जाएगा आने वाले समय के लिए। 2029 के चुनाव की एक तैयारी के रूप में आप देख सकते हैं बांकीपुर के चुनाव को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार से सीधे दिल्ली तक जो खलबली मची है, बेचैनी बढ़ी है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। और जो माहौल बने हैं अभी वर्तमान में, पत्रकारों पर चार्ज, लाठीचार्ज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर, जबकि ये होना राजद के साथ चाहिए था। यानी पटना नहीं दिल्ली की लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है, और ये बांकीपुर का चुनाव उसका निर्णायक मोड़ होगा, जो मुझे लगता है। बिल्कुल बाबा जी के बात से बिल्कुल आप लोग भी संतुष्ट होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।